नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। हम भारत के इतिहास के बारे में साक्ष्य ढूंढ रहे थे और जान रहे थे कि कैसे इतिहास अग्रसर हुआ। आज बहुत से लोग इतिहास पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इतिहास गलत दिखा गया है, इतिहास में रामायण नहीं आ रही है, महाभारत नहीं आ रही है, हमारी शक्तियाँ नहीं दिखाई जा रही है, हमारे देवता नहीं दिखाए जा रहे हैं। उसका कारण ये है साक्ष्यों का ना मिलना। हम प्रत्येक चीज़ को मानने को तैयार है, हिस्ट्री जिसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ, जिसके हमें कोई ठोस सबूत मिले, हर कोई मानेगा और उसको प्रूफ भी किया जाए। केवल मान लीजिए आप कोई जूता ढूंढ लाएं, आप कोई चक्र ढूंढ लाएं, आप कोई धनुष ढूंढ लाएं, उसकी कार्बन डेटिंग होगी, आर्गन डेटिंग होगी, सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा और सारे प्रूफ्स के बाद जब उसकी टाइमिंग कोई बहुत मिलियन ईयर्स ओल्ड निकल आए तो डेफिनेटली सारी साइंस मानेगी उसको। ठीक है, और ये सब प्रोसेसेस हैं जिससे एक चीज़ को गुजरना पड़ता है, इससे तथ्य बनते हैं। तो इसी कारण से रामायण और महाभारत जो है वो इतिहास के तथ्यों में नहीं है, वो मिथकों में है, दैट इज माइथोलॉजी। तो तथ्य यानी कि फैक्ट्सफुल होने के लिए उसकी लोकेशंस, उसकी आइडियोग्राफी पर अभी बहुत सारा काम होने वाला बाकी। अब ये मान लीजिए, मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान हिस्टोरियोग्राफर्स जो हैं और हिस्टोरियंस जो हैं, दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन फाइंडिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर थिंग्स। और जो हमारे हिंदू मतावलंबी सभी हैं वो फैक्ट्स को ढूंढने में या मेहनत करने की बजाय जो चीज़ कहीं से पढ़ी है उसी को फैक्ट दे करके उसके ऊपर साइंटिफिक लेवल पे मेहनत करने को तैयार नहीं है। आलस्य है हिस्टोरियंस का, जो कि तथ्य ढूंढने में नाकाम होने के कारण उसको हिस्ट्री में उचित दर्जा प्राप्त नहीं करवा पा रहे हैं। और मुस्लिम हिस्टोरियंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे लिए भी फैक्ट वही ढूंढें। उनको अपना जो फैक्ट ढूंढना है, उनका अपना सब्जेक्ट जो है उन्होंने चुना है, उस चैनल के ऊपर वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए आप अपने सब्जेक्ट को चुनें और उसके ऊपर अच्छा काम करें, उसके तथ्य होंगे। अब बात आ जाती है कि ब्रोंज सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद जब लेटर वैदिक एज आई, उस लेटर वैदिक एज के बाद पुराण सिस्टम्स जब आए तब दो एपिक के बारे में नाम आया। उससे पहले लेटर वैदिक एज में किसी भी जगह पर पुराणों का, इन एपिक्स का नाम नहीं है रामायण और महाभारत। यद्यपि राम जी का काल भगवद गीता के अनुसार त्रेता युग, यानी कि अगर लेटेस्ट त्रेता युग में माने हम इसी मनवंतर के इसी चरण का, तो भी अष्टाम स्थिति में कलयुग के अनुसार 28वां कलयुग चल रहा है। अगर 28वें ही त्रेता युग में भगवान राम हुए हैं तो भी 17,28,000 साल पहले की बात होगी। तो कोई फैक्ट्स ढूंढे ना आप उसके, तो वो सत्य सिद्ध होंगे तो सब पे मानेंगे। अब बात ही आती है कि लेटर वैदिक एज के बाद हमारे यहाँ जो एपिक एज आई, एपिक एज के समय में भारत में जो एपिक्स में जनपदों के नाम हैं अंग, वंग, कौशल, विंध्य, भृगुकच्छ, पंचमल प्रदेश, कैकेय प्रदेश, गंधार, तो ये सभी नाम जो पुराणों में और जो एपिक एज में हैं, ये महाजनपद काल में भी था। तो ये कोई 6 to 9 सेंचुरी BC का काल माना जाता है। तो इसी काल में इन ग्रंथों का रचना और उदय माना जाता है, जो पुराण है और जो एपिक्स हैं। तो इसके बाद की एज में यही काल है जिसमें बुद्ध हुए, जिसमें महावीर जैन हुए। ठीक है, और इस काल के बाद आगे एक बहुत बड़ा काल वेट करता है, जो है हमारे मौर्य काल और शुंग काल, और उसके बाद बहुत गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी कि गुप्त वंश का काल, जो कि 4वीं शताब्दी AD में आता है। और 4वीं शताब्दी AD के बाद 8वीं या 9वीं शताब्दी तक भारत में त्रिपक्षीय युद्ध चलते रहे। राष्ट्रकूट उसमें एक तरफ थे और प्रतिहार एक तरफ से, गुर्जर और पाल एक तरफ थे। तो पालाज, राष्ट्रकूटाज और प्रतिहार गुर्जरों में युद्ध से होते रहे। भारत आपसी अंतर्द्वंद में ही कमजोर होता चला गया, जिसका फायदा बाद में विदेशी शक्तियों ने उठाया। 10वीं और 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में विदेशी शक्तियां भारत में आई, उन्होंने भारत का हनन किया और फिर स्थापत्य हुआ एक विदेशी रूल का। पहले जो है मुस्लिम्स में जो इन्वेडर्स थे उनका दिल्ली सल्तनत बनाई, दिल्ली सल्तनत में वो रहे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का काल आया, मुगलों के काल के बाद अंग्रेज़ों का काल आया।
अंग्रेज़ों के अलावा और बहुत से यूरोपीय शक्तियाँ भारत में थीं। डच थे, पुर्तगाली थे और सबसे ज़्यादा फ्रेंच थे, और उसके बाद जो सबसे अव्वल नंबर पर रहे वो थे अंग्रेज़, इंग्लिश थे। तो ये मैं मानता हूँ 4वीं शताब्दी तक जो भारत स्वर्णिम युग में था, उसके बाद अंतर कला की वजह से, आपस में लड़ाइयों की वजह से ये नीचे नीचे जाता गया और बाद में इतना कमज़ोर हो गया कि बाहरी शक्तियों से अपना सुरक्षा नहीं कर पाया। तो अंतर कला हमेशा समाप्त होना चाहिए और भारत को चाहिए कि एकता के लिए और अधिक प्रयास करें, आपस में हम नहीं लड़ें, तभी हम एक रह सकते हैं। धन्यवाद।